Up in the recent times, a lot of news time has been dedicated to the Indo-China conflict. तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है किस बारे में? ये टेंशन अराइज हुआ ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? एंड विल दिस टेंशन एस्केलेट टू अ फ्यूचर वॉर? लेट्स सी दिस इन दिस वीडियो. अब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर अराइज होगा कि नहीं, इसका सीधा साधा जवाब है नहीं. मतलब इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर फैक्ट्स है हमारे पास. लेकिन फैक्ट्स से पहले ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई क्यों, रीजन क्या है झगड़े का. India and China share the world's longest unmarked border, which is roughly around 3,500 kilometers. And even the 1962 war ended without any resolution. मतलब कोई फॉर्मल बॉर्डर बनी ही नहीं कभी. बट इफ़ यू लुक क्लोजली, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल passes through dense mountains and difficult terrain. But at one point, it passes through a lake called the Pangong Lake. अब पूरा कन्फ्यूजन ना यहीं पे है, कितना पार्ट ऑफ द लेक इंडिया का है और कितना पार्ट ऑफ द लेक चाइना का. ये बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये एरिया डिस्प्यूटेड है. बोथ द कंट्रीज क्लेम कि वो लेक उनका है, और ऑब्वियसली दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के क्लेम्स को मानती नहीं है. अब जब पूरी दुनिया और वर्ल्ड का सारा हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना के पीछे पड़ा है, तो चाइना इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है? अब इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जवाब मेरा नहीं है. एक प्रॉपर फेम्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो ये थियरी के साथ सामने आया. अकॉर्डिंग टू दैट पब्लिकेशन, पूरी की पूरी दुनिया चाइना को कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन WHO से छुपाने के लिए ब्लेम करती है. और ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे मिलिट्री वॉर से ज़्यादा पावर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ की जाती है. नहीं मतलब समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ. अब हिस्ट्री में भी ना दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए मिलिट्री का यूज़ किया गया है, और चाइना अभी भी यही कर रहा है. इस इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी की पूरी दुनिया चाइना को कोरोना के लिए ब्लेम करना छोड़कर ग्लोबल पीस के चक्कर में इस इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान देगी. और इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही है. वही तो एट द एंड क्रिटिसिज्म से बचेगी ना. और हुआ भी एकदम वही. हमारे इंडिया के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीने में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज वायरस बोलना छोड़कर ये कहा. People. Two countries with very powerful militaries, and India is not happy, and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about it. तो ये सब कुछ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है. मतलब समझ रहे हो ना? Everybody, सब के सब चोर हैं साले. और ऐसा नहीं है कि चाइना से भी इंडिया के साथ कर रहा है. साउथ चाइना सी में ताइवान पे भी चाइना ऐसा ही मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है. ये सब दिखावा ही है. पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियोस देखा जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और चाइना और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है. बट मैं ऐसा नहीं मानता. एक्चुअली ये इंडिया का एडवांटेज है. अब इंडिया चाइना का रिलेशन, स्पेशली इकोनॉमिक रिलेशन है कैसा? इंडिया अराउंड $70.32 बिलियन का सामान एनुअली चाइना से इंपोर्ट करता है. इसमें सब आता है, तुम्हारे चार्जर से लेके वो मच्छर मारने वाले बैडमिंटन तक. अगर चाइना इंडिया के साथ वॉर पे जाता है तो इंडियंस की परचेसिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि वॉर के बाद एक कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू कम होने लगती है. तो अगर इंडियंस की परचेसिंग कैपेसिटी कम होगी तो इनडायरेक्टली चाइना का एक्सपोर्ट भी कम होगा. सो इंडिया के साथ वॉर करना चाइना के लिए इकोनॉमिक सुसाइड से कम नहीं है. अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, और अराउंड 80% ऑफ चाइनीज ऑयल फ्लोज फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन. और इंडियन ओशन में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडियन नेवी का ही है.
इट मीन्स अगर कभी इमरजेंसी हुआ या वॉर लाइक सिचुएशन हुई, इंडियन नेवी कुड जस्ट ब्लॉक द इंडियन ओशन by stopping the merchant ships from entering China, thus denying China of any oil. और चाइना के सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, यहाँ तक कि आर्मी और एयरफोर्स की मशीनरी में भी यही ऑयल यूज़ होता है जो इंडियन ओशन से फ्लो होता है। अब अगर ऑयल पहुंचेंगी नहीं तो चाइना के मिलिट्री ऑपरेशंस तो हैम्पर होंगे, और जो चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑयल अवेलेबल ही नहीं होगा। इसलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है, ड्यू टू दिस रीजन इंडिया का चाइना पे थोड़ा अपर हैंड है। तो इस सब के बाद भी आपको लगता है चाइना इंडिया पे अटैक करेगा? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब इंडिया के इंडियन ओशन में बढ़ते हुए दबाव को देखकर चाइना ने अपना प्लान बी निकाला। इस प्लान का नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे चाइना ने इन्वेस्ट किया, और जब ये कंट्रीज़ चाइना को लोन वापस नहीं दे पाई तो इन्हीं एरियाज़ को चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया। फॉर एग्जांपल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट पे 2017 में एक चाइनीज सबमरीन की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई थी। तो अगर आप इस डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से कॉर्नर किया हुआ है, इन शॉर्ट आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन इंडिया भी शांत नहीं बैठा, इंडिया ने इसको काउंटर किया। कैसे? थ्रू अ बाइलैटरल पार्टनरशिप इंडिया ने वियतनाम में अपना एक पोर्ट बनाया। अब ये पोर्ट बनाने का यूज ये हुआ, दैट पोर्ट गिव्स द इंडियंस अ डायरेक्ट प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी। अब ये सी वही सी है जहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी चाइना पे प्रेशर बना रहा है, और पाकिस्तान के जस्ट बाजू में चाहबार पोर्ट है, जो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है, बट वो पोर्ट इंडिया ओन करता है। तो आप देख रहे हो, जैसे चाइना ने इंडिया को कॉर्नर किया हुआ है, इंडिया ने भी चाइना को साउथ चाइना सी में थ्रू वियतनाम और चाइना के एलाई पाकिस्तान को थ्रू चाहबार पोर्ट अटका के ही रखा है। तो दोनों साइड एक दूसरे के नाक के नीचे पड़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब चाइनीज मीडिया जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब वहाँ का गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो पिछले कुछ दिनों में वहाँ की मीडिया पे रिपोर्ट्स आई थी कि अगर इंडिया नहीं सुधरा तो चाइना इंडिया का वही हाल करेगा जो चाइना ने इंडिया का 1962 में किया। अब ये बात हम सब जानते हैं कि 1962 में इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से हार चुकी थी, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन क्या आपको ये बात याद है कि द लास्ट टाइम द इंडो एंड द चाइनीज आर्मी हैड अ कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट इन 1962 बट इन 1967। 1967 में नाथुला सिक्किम में इंडो चाइनीज स्किर्मिश हुआ था, जिस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने चाइनीज आर्मी को सिक्किम के अंदर से बाहर भगाया था। वो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया जीता था, लेकिन उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं। पिछली बार क्या बोला था? औकात। अब मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और इवन सोशल मीडिया पे भी देखा कि लोग बोल रहे थे कि हमें चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। कोई भी चीज़ इतनी सिंपल होती नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड है वीवो और ओप्पो, हाँ ऑफ कोर्स अगर तुम वो फ़ोन खरीदते हो तो वो पैसा चाइना के पास ही जाता है, लेकिन जिस स्टोर से तुम वो फ़ोन खरीदते हो या फिर जिस सर्विस सेंटर में तुम वो फ़ोन रिपेयर कराने जाते हो, वहाँ पे तो इंडियंस ही काम करते हैं ना। उनकी रोज़ी रोटी तो तुम पे ही चलती है, तुम्हारे फ़ोन खरीदने ठीक करवाने पे ही चलती है। तुम जो CST से नकली चार्जर, स्क्रीन गार्ड, बैक कवर और वो मच्छर मारने वाला बैडमिंटन, वो तो वहाँ पे किसी गरीब से ही लेते हो ना। वो लेने से जितना पैसा चाइना जाता है उतना ही पैसा उस गरीब को भी मिलता है। तो जब तक इन प्रोडक्ट्स के इंडियन ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाते
इनको बॉयकॉट करने का जो आइडिया है ये बहुत ही इमेच्योर और फूलिश है और सेल्फिश भी। ये सब इंस्टेंट पैट्रियोटिज्म वाली चीज़ है जो हमें नहीं फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वी शुड बाय इट बिकॉज इट डज फ्यूल इंडियन इकोनॉमी अ बिट। तो अगर कुछ बॉयकॉट करके तुम्हें तुम्हारे देश के काम आना है तो होली पे जो तुम कलर मारते हो या पिशवी फेंकते हो वो मत करो, वो भी चाइना से ही आता है। और जो तुम नेताओं के रैली पे, शादी पे, दूसरी शादी पे, बर्थडे पे, मुंडन पे, इंडिया के मैच जीतने पे जो पटाखे जलाते हो वो मत जलाओ, वो मत खरीदो, क्योंकि वो पटाखे तो जनरल स्टोर में ही मिलते हैं जहाँ पे और भी चीज़ें बिकी जाती है। तो तुम्हारे पटाखे ना खरीदने से उस जनरल स्टोर का इतना बड़ा लॉस होगा नहीं। तो ये सब करो। और जो तुम दिवाली पे वो लाइट लगाते हो चाइनीज वाला इलेक्ट्रिक दिया, वो मत लगाओ। ये सब करने से ना चाइना और पोल्यूशन दोनों कम होगा। जय हिंद।